हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बॉटनी में सेकंड सेमेस्टर की बॉटनी जो है जिसका जो मैं बोल सकती हूँ सिलेबस है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आणविक जैविकी। साथ में हो जाता है आपका मैं बोल सकती हूँ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी वाला भाग। और थर्ड जो इसमें सेगमेंट दे रखा है वो दे रखा है आपको प्लांट डाइवर्सिटी का सेकंड पार्ट जो है वो दे रखा है, यानी पादप जगत में क्या विविधता है उसका सेकंड पार्ट दे रखा है। तो उसमें से हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या आणविक जैविकी वाला भाग जो है वो स्टार्ट कर लिया था। आणविक जैविकी वाला भाग जो है वो क्या किया था, स्टार्ट किया था। अगर मैं इसी की बात करती हूँ, आणविक जैविकी की बात करती हूँ, तो इसके अंदर हमने कुछ पॉइंट देखा था। आणविक जैविकी की अगर मैं बात करती हूँ, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आणविक जैविकी में सबसे पहले हमें जैव अणु बायोमॉलिक्यूल की बात करनी है, जिसमें हमारा एग्जाम्पल जो है वो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड और हिंदी में कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आणविक जैविकी के अंदर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था डीएनए का इंट्रोडक्टरी पार्ट। डीएनए की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है, डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, वो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। और अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस की बात करती हूँ, यानी डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया की अगर मैं बात करती हूँ, तो डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा था कि डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस by which DNA give rise to the formation of their exact copy। यानी डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से डीएनए जो है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी या फिर मैं बोल सकती हूँ अपनी एकदम सेम जो है वो प्रतिलिपि या कॉपी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। डीएनए रेप्लिकेशन जब प्रोसेस हम पढ़ते हैं तो उसके स्टेप्स तो हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी डीएनए प्रतिकृतिकरण के चरण क्या होते हैं वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कहीं न कहीं मैं बोल सकती हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, चाहे वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हो, चाहे वो छोटा-सा जीवाणु हो, या फिर वो क्या हो, कोई भी हाईएस्ट प्लांट या हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म हो, तो उनकी बॉडी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो प्रेज़ेंट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण की अगर मैं बात करती हूँ, तो डीएनए प्रतिकृतिकरण के अंदर एक टॉपिक आपने ये देखा था कि डीएनए प्रतिकृतिकरण के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रहा है, यानी डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है या डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण हो रहा है, वो या तो किसी सेल को रिपेयर करने के लिए या फिर सेल ग्रोथ करने के लिए, यानी कोशिका की मरम्मत करने के लिए, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि वहाँ पर सेल ग्रोथ जो है अगर हो रही है, यानी कोशिका की अगर वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए कहीं न कहीं हमें डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो करना पड़ेगा। तो इतनी सारी बातें ध्यान रखने के बाद में मैंने कुछ एंजाइम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में आपको बताए थे, जिसमें पहला एंजाइम था आपका हेलिकेज़। हेलिकेज़ एंजाइम के लिए मैंने आपको बोला था आपको याद रखना है एच फॉर हेलिकेज़ एंजाइम। और हेलिकेज़ एंजाइम जो होता है वो डीएनए के जो नाइट्रोजन बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेज़ेंट होते हैं, यानी हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, उनको तोड़ने का क्या करता है, काम करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है अगर वो टूट जाते हैं तो कहीं न कहीं डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर या फिर डीएनए की द्विसूत्री संरचना जो है वो एकल सूत्री संरचना में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो वो हमारा हेलिकेज़ एंजाइम का सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, फीचर होता है, या सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या होता है, काम होता है। उसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर एक एंजाइम हमने देखा था जिसका नाम था प्राइमेज़ एंजाइम। अगर मैं प्राइमेज़ एंजाइम की बात करती हूँ, तो प्राइमेज़ एंजाइम का काम जो था वो ये था कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए, यानी डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको डीएनए का जो नया स्ट्रैंड बनाना है उसमें सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या कुछ विशिष्ट मैं बोल सकती हूँ न्यूक्लियोटाइडों की समूह को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, और ये न्यूक्लियोटाइडों का समूह जो है वो प्राइमर कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है कि प्राइमर जब जुड़ेगा तभी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, और प्राइमर को जोड़ने का काम जो है वो प्राइमेज एंजाइम की सहायता से किया जाता है। उसके अलावा हमने पॉलीमरेज़ एंजाइम पढ़ा था। पॉलीमरेज़ एंजाइम वो होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन को मैं बोल सकती हूँ कैटालाइज़ करता है या उत्प्रेरित करता है, और उत्प्रेरित कर देगा, यानी डीएनए रेप्लिकेशन को जब जब उत्प्रेरित कर दिया जाएगा, या फिर जब मैं बोल सकती हूँ कि कैटालाइज़ जो है वो कर दिया जाएगा, तो उस सिचुएशन में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया जो है वो आराम से क्या होगी, संपादित हो जाएगी। तो इतने सारे एंजाइम पढ़ने के साथ में हमारे कुछ एंजाइम जो हैं वो और हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हमारी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमें एंजाइम यहाँ पर डिस्कस करना है, उसका नाम है टोपोआइसोमरेज़।
टोपोआइसोमरेज़ एंजाइम। टोपोआइसोमरेज़ एंजाइम। इसका काम क्या होता है वो अभी हम देखेंगे हिंदी में और सेम इंग्लिश में रहने वाला है। नाम जो एंजाइम का है वो है आपका टोपोआइसोमरेज़ एंजाइम। अगर मैं टोपोआइसोमरेज़ एंजाइम की बात करती हूँ तो टोपोआइसोमरेज़ एंजाइम का काम क्या होता है? पहले 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर मैं किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेज़ेंट होता है उसकी बात करती हूँ और अगर मैं न्यूक्लियस में यानी केंद्रक के अंदर, मानव के केंद्रक के अंदर या मानव की कोशिका के केंद्रक के अंदर डीएनए की बात करती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर बेटा लगभग 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए या 2.2 मीटर लंबा डीएनए जो है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। अब एक सेल इतनी माइन्यूट एक इतनी छोटी कोशिका और उस छोटी कोशिका के अंदर भी छोटा-सा न्यूक्लियस यानी छोटा-सा केंद्रक और उसके अंदर लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए जब उपस्थित होता है, तो कहीं न कहीं डीएनए जो है वो बहुत एक विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक या विशिष्ट लक्षण जो है वो प्रदर्शित करता है और ये विशिष्ट लक्षण जो होता है उसे कहा जाता है अतिकुंडलन। अतिकुंडलन कहा जाएगा इंग्लिश में बेटा सुपर कॉइलिंग के नाम से हम जान सकते हैं। तो सुपर कॉइलिंग जो है या फिर मैं बोल सकती हूँ अतिकुंडलन जो है, अतिकुंडलन को कम करने का काम या अतिकुंडलन को खोलने का काम जो है वो हमारा कौन करता है? टोपोआइसोमरेज़ एंजाइम करता है। क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा कॉइलिंग होगी तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस का सीक्वेंस है या नाइट्रोजन शार्कों का जो सीक्वेंस है वो आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप उस कॉइलिंग को खोलोगे नहीं, जब तक आप उसके अतिकुंडलन को खोलोगे नहीं, तो आप नए डीएनए स्ट्रैंड या नए डीएनए सूत्र का निर्माण नहीं कर सकते। तो टोपोआइसोमरेज़ एंजाइम जो है उसका काम क्या होता है कि ये कहीं न कहीं डीएनए की सुपर कॉइल्ड कंडीशन जो होती है या अतिकुंडलित अवस्था जो होती है उसको क्या करता है ओपन करने का काम करता है, उसको खोलने का काम करता है और साथ में कहीं न कहीं मैं बोल सकती हूँ कि ये डीएनए को टूटने से भी क्या करता है प्रिवेंट करता है, ठीक है? तो आइसोमेरेज़ का काम जो है वो लिखेंगे हम, आइसोमेरेज़ का काम लिखेंगे यह है यह है डीएनए के यह है डीएनए के अतिकुंडलन को यह डीएनए के अतिकुंडलन को यह डीएनए के अतिकुंडलन को खोलने का कार्य करता है। यह डीएनए के अतिकुंडलन को खोलने का कार्य करता है। खोलने का कार्य करता है। इट हेल्प इन इट हेल्प इन इट हेल्प इन अनकॉइलिंग ऑफ इट हेल्प इन अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए इट हेल्प इन अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए ठीक है। उसके अलावा याद रखना एक और काम यह डीएनए में यह डीएनए में या डीएनए की संरचना में एक ही बात है। यह डीएनए में या डीएनए की संरचना में यह डीएनए की संरचना में तनाव को तनाव मतलब टेंशन, खिंचाव जो होता है, तनाव या टेंशन को यहाँ पर तनाव वो स्ट्रेस वाला तनाव नहीं है, खिंचाव की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो तनाव को कम करने का कार्य करता है। तनाव को कम करने का कार्य करता है। यह डीएनए की संरचना में तनाव को कम करने का कार्य करता है कार्य करता है, ठीक है? इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इट डिक्रीज़ द इट डिक्रीज़ द टेंशन इन it decrease the tension in it decrease the tension in structure of DNA structure of DNA स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये डीएनए के स्ट्रक्चर में तनाव को क्या करता है कम करने का कार्य जो है वो कर जाता है ठीक है चलिए अच्छा ये अगर मैं इस खिंचाव की बात कर रही हूँ ये तनाव की बात कर रही हूँ तो ये तनाव कब उपस्थित होता है या कब उत्पन्न होता है ये बात आपको याद रखनी है मैं बोल सकती हूँ ये तनाव जो है वो कब उत्पन्न होता है जब डीएनए जो है डीएनए की द्विसूत्री संरचना डीएनए की द्विसूत्री संरचना जो है वो खुल जाएगी डीएनए की द्विसूत्री संरचना जो है वो खुल जाएगी और खुलकर एकल सूत्री संरचना में जब बदल जाती है, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर या उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ तनाव जो है, टेंशन जो है वो क्रिएट होती है और उस टेंशन को कम करने का काम जो है वो हमारा कौन करता है, मैं बोल सकती हूँ टोपोआइसोमेरेज़। तो यह डीएनए की द्विसूत्री संरचना के खुलते टाइम या खुलने से उत्पन्न होता है, खुलने से उत्पन्न होता है। खुलने से उत्पन्न होता है, ठीक है? इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दिस टेंशन अकर व्हेन दिस टेंशन अकर व्हेन दिस टेंशन अकर व्हेन दिस टेंशन अकर व्हेन डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर
DNA double helical structure. This tension occur when DNA double helical structure, DNA double helical structure get converted into, get converted into, get converted into, get converted into single strand structure, single strand structure, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, यह तनाव जब डीएनए की द्विसूत्री संरचना खुलती है यानी ओपन हो जाती है और द्विसूत्री संरचना खुलेगी तो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस टाइम पर मैं बोल सकती हूँ प्रेशर जो है या टेंशन जो है वो क्रिएट होती है और उस टेंशन को या उस प्रेशर को कम करने का काम जो है वो कौन करता है, टोपोआइसोमरेज जो है वो करता है। ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली थी। तो बेसिक में कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो है यहाँ पर दोबारा से एक बार मेंशन कर रही हूँ, सारे बच्चे सुन लेंगे। बेसिक फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा मैं बोल सकती हूँ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम होता है। एक बार ब्रीफली सारे एंजाइम्स को दोबारा देख लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो एंजाइम होता है जिसके बिना मैं बोल सकती हूँ डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया जो है वो संपादित नहीं हो सकती, तो इसे हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसका एक नाम और होता है वो भी आपको याद रखना है। डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि निर्भर का मतलब जिसका उपयोग करके ये मैं बोल सकती हूँ न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। क्या मतलब है वो अभी पता चलेगा। इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो याद रखेंगे कि डीएनए जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम होता है इसी को हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो भी कह सकते हैं। और इसे डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंजाइम जो है वो डीएनए पे ही काम करता है और डीएनए पे ही काम करके डीएनए का ही फॉर्मेशन करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और हिंदी में मैं बोल सकती हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पर डिपेंड रहकर डीएनए पर निर्भर रहकर वापस से डीएनए का निर्माण करता है। इसी वजह से इसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट और याद रखना है, वैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फिर भी याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 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 एक विशिष्ट दिशा में या एक विशिष्ट डायरेक्शन में काम करता है। और ये डायरेक्शन जो होता है जहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो सक्रिय रहेगा, वो आपका रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे लिखेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को पॉइंट बना के ही लिखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कहा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कहा जाता है। डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कहा जाता है क्योंकि 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 यह एंजाइम क्योंकि यह एंजाइम मतलब पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं। क्योंकि यह एंजाइम डीएनए का उपयोग करके क्योंकि यह एंजाइम डीएनए का उपयोग करके क्योंकि यह एंजाइम डीएनए का उपयोग करके डीएनए का ही निर्माण करता है। क्योंकि यह एंजाइम डीएनए का उपयोग करके डीएनए का ही निर्माण करता है। डीएनए का ही निर्माण करता है क्योंकि यह एंजाइम डीएनए का उपयोग करके डीएनए का ही क्या करता है, निर्माण जो है वो करता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हमने बात कर ली। इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहे हैं। डीएनए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑल्सो नोन एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए polymerase enzyme also known as DNA dependent polymerase enzyme because
दिस एंजाइम this enzyme remain dependent on because this enzyme remain dependent on DNA because this enzyme remain dependent on DNA and also form and also form DNA and also form DNA। चलिए एक पॉइंट और नोट करेंगे, एक और पॉइंट लिखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज सदैव डीएनए पॉलीमरेज सदैव 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में या 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में सक्रिय रहता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में सक्रिय रहता है। डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज एक्ट इन डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज एक्ट इन डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज एक्ट इन ऑलवेज एक्ट इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, इतनी बात हमने करी। तो नेक्स्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अब ब्रीफली देख रहे हैं एक बार हम। एक एंजाइम हमने पढ़ा था जिसका नाम था हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम और हेलिकेज एंजाइम का काम जो है वो केवल मैंने ये बताया था कि डीएनए की जो द्विसूत्री संरचना होती है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देंगे, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देंगे और डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब अगर मैं डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को इस तरीके से दिखाती हूँ, मैं बीच में जो ये लाइंस खींच रही हूँ, दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस। ये हमारे नाइट्रोजन क्षारक है जो डीएनए की संरचना के अंदर उपस्थित है। तो ये नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य जो हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, अगर मैं उनको तोड़ देती हूँ, ठीक है, हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम, तो हमारे पास में डीएनए की एकल एकल सूत्र जो है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और ये जो दोनों सूत्र अलग हैं, ये जो दोनों अलग, ये अब डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे। अच्छा, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? वो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं या नक्शा बोल सकते हैं, जिसको देखकर नए डीएनए का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, है ना? तो हेलिकेज एंजाइम का काम तो एक ही है कि डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक के मध्य, डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक, यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है तो यहाँ पर हमारा टी है। नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य ए और टी के बीच में, प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में, ए और टी के बीच में, सी और जी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं, उनको तोड़ने का कार्य या उनको तोड़ने का मैं बोल सकती हूँ जो कार्य देखा जाता है वो किसके द्वारा देखा जाता है? हेलिकेज एंजाइम के द्वारा। और हेलिकेज में कुछ नहीं, हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करना है? तोड़ना है। तो इसकी सहायता से हाइड्रोजन बंधों को तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन बंधों को तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन बंधों को तोड़ा जाता है। ठीक है? इतनी जब बात करी तो ये हमारा हेलिकेज में हमने ये पॉइंट देखा था। उसके अलावा एक और एंजाइम हमने देखा था, एक और एंजाइम हमने देखा था जिसको हम प्राइमेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। एक और एंजाइम हमने डिस्कस किया था जिसको हम प्राइमेज के नाम से जानते हैं। प्राइमेज एंजाइम का काम जो है वो कुछ नहीं है। प्राइमेज एंजाइम का मतलब क्या है? मैं पीछे वाले डायग्राम में ही आपको समझा देती हूँ, इधर ध्यान दें। अगर मैं इस डायग्राम में नया डीएनए स्ट्रैंड बनाती हूँ, अगर मैं यहाँ पर नया डीएनए स्ट्रैंड बनाती हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। और ये विशिष्ट मैं बोल सकती हूँ जो न्यूक्लियोटाइडों का समूह होता है, विशिष्ट न्यूक्लियोटाइडों का ये जो ग्रुप होता है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइडों का ये जो ग्रुप होता है, इसी को हम प्राइमर के नाम से जानते हैं। और प्राइमर को जोड़ने का काम, मतलब आपको करना क्या है कि अगर मान लो दीवार बनानी है, नई दीवार बनानी है, किसी पुरानी दीवार को देखकर नई दीवार बनानी है, तो सबसे पहली जो ईंट रखोगे आप, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइमर कहते हैं। तो प्राइमर और कुछ नहीं, कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप होता है, जिसको जैसे ही हम बोल सकते हैं ओल्डर टेम्पलेट के पास में या टेम्पलेट के पास में जोड़ते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, उसको डायरेक्शन मिल जाता है, उसको हिंट मिल जाता है कि अब आपको डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है? तो टेम्पलेट क्या, अगर मैं बात करूँ टेम्पलेट के ऊपर प्राइमर को जोड़ने का काम, टेम्पलेट के ऊपर प्राइमर को जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है? प्राइमेज एंजाइम करता है। नाम से ही पता चल रहा है प्राइमेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा? प्राइमर को जोड़ने का कार्य करेगा। प्राइमर को जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है? बेसिकली आई कैन से दैट प्राइमेज एंजाइम हेल्प इन द एडिशन ऑफ प्राइमर, हेल्प इन द एडिशन ऑफ प्राइमर। उसके अलावा जो एक और एंजाइम हमने देखा था उसका नाम था लाइगेज। और लाइगेज का मतलब भी मैंने आपको बताया था। और वैसे लाइगेज एंजाइम का जो काम है वो अभी बेटर तरीके से स्टार्ट होगा जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को देखेंगे, उस टाइम पर पता चलेगा। मैंने आपको बोला था कि डीएनए के अंदर 2 खंड होते हैं, एक को सतत खंड कहते हैं और दूसरे को असतत खंड कहते हैं। तो असतत खंड जो होता है यानी डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड जो होता है,
वहाँ पर कुछ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, कुछ खंडों का निर्माण होता है और इन खंडों को हम ओकाजाकी खंडों के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के नाम से हम जानते हैं। तो जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनेंगे ऑन दिस कंटीन्यूअस स्ट्रैंड दे गेट कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, या फिर असतत खंड में जो छोटे-छोटे हमारे ओकाजाकी खंड बनते हैं, डीएनए के छोटे सेगमेंट्स होते हैं, इन छोटे-छोटे डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का काम जो है, वो कौन करता है? ओकाजाकी खंड करता है। सॉरी लाइगेज एंजाइम जो है वो ओकाजाकी खंडों को क्या करता है? जोड़ने का काम जो है वो करता है। और इतना सब कुछ पढ़ने के साथ में हमारे सारे एंजाइम जो हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, वो होते हैं पूरे। अब पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया या चरण भी बोल सकते हैं। डीएनए प्रतिकृतिकरण के चरण, डीएनए प्रतिकृतिकरण के चरण या स्टेप्स ऑफ मैं बोल सकती हूँ डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोसेस बोल सकते हैं, स्टेप बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो डीएनए प्रतिकृतिकरण के चरण, स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें बेसिक हमें वैसे तो 4 मैं बोल सकती हूँ वैसे किसी भी प्रोसेस के, चाहे तो रेप्लिकेशन हो, चाहे आपका ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे आपका ट्रांसलेशन हो, चाहे तो आपका डीएनए प्रतिकृतिकरण हो, चाहे अनुवादन हो, चाहे अनुलेखन हो, इन तीनों प्रोसेस में मतलब ये बेसिकली जीन रेगुलेशन के या जीन एक्सप्रेशन के अंदर आती है। जीन एक्सप्रेशन है, जीन रेगुलेशन है। तो इन तीनों प्रोसेसेस को जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर 3 स्टेप हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। पहला स्टेप होता है आपका इनिशिएशन यानी प्रोसेस को आप स्टार्ट कर दोगे। सेकंड प्रोसेस में आप इलॉन्गेशन करते हो यानी जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसका दीर्घीकरण कर दोगे। थर्ड स्टेप में जैसे ही मुझे लगता है कि मुझे पुराने स्ट्रैंड से या पुराने टेम्पलेट से नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना है और मुझे लग रहा है नया स्ट्रैंड जो है वो बन चुका है, तो मैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को क्या कर दूँगी, रोक दूँगी और रोकने वाली प्रक्रिया को यानी बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन को टर्मिनेट जब हम कर देंगे तो उस प्रोसेस को ही हम टर्मिनेशन के नाम से जानते हैं या डीएनए को मैं बोल सकती हूँ डीएनए प्रतिकृतिकरण का क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। तो 3 स्टेप तो कॉमन रहेंगे आपका, रेप्लिकेशन में भी सेम रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन में भी सेम रहेगा, ट्रांसलेशन में भी सेम रहेगा। यानी डीएनए प्रतिकृतिकरण, साथ में आपका डीएनए मैं बोल सकती हूँ प्रतिकृतिकरण के साथ में डीएनए का आपका क्या हो जाएगा, डीएनए से जो आरएनए बनेगा जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और तीसरा प्रोसेस जो है वो हमारा कौन-सा हो जाएगा, मैं बोल सकती हूँ तीसरा प्रोसेस जो है वो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, जिसे हिंदी में अनुवादन के नाम से जानते हैं। तो तीनों प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप जो है वो हमारे कॉमन रहते हैं। पहला होता है आरंभन, इनिशिएशन, सेकंड जो है वो दीर्घीकरण यानी एलोंगेशन और थर्ड जो स्टेप होता है उसको हम समापन के नाम से जानते हैं। लेकिन जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं हम, तो उस टाइम पर हमें एक और स्पेसिफिक मैं बोल सकती हूँ स्टेप जो है वो मेंशन करना होता है, जिसके बिना कहीं न कहीं आपकी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती। तो पहला कहते हैं जिसे प्रतिकृति 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 द्विशाख का निर्माण, प्रतिकृति द्विशाख का निर्माण, प्रतिकृति द्विशाख जिसे इंग्लिश में रेप्लिकेशन फोक के नाम से जानते हैं। प्रतिकृति द्विशाख या फिर प्रतिकृतिकरण द्विशाख भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बेटा रेप्लिकेशन फोक के नाम से जानते हैं। तो रेप्लिकेशन फोक का निर्माण, ये तो हो जाएगा आपका पहला स्टेप। रेप्लिकेशन फोक का निर्माण या पहला स्टेप हो जाएगा। सेकंड जो स्टेप देखा जाता है वो हो जाएगा इनिशिएशन। इनिशिएशन जिसे हिंदी में हम आरंभन के नाम से जानते हैं। इनिशिएशन या फिर हिंदी में आरंभन और इंग्लिश में कहेंगे इनिशिएशन। तीसरा जो स्टेप होता है वो भी नोट करेंगे, वो हो जाता है आपका एलोंगेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है दीर्घीकरण। एलोंगेशन या हिंदी में कहा जाता है दीर्घीकरण। एलोंगेशन या हिंदी में कहा जाता है दीर्घीकरण। और चौथा जो स्टेप देखा जाता है जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो समाप्त हो जाती है यानी टर्मिनेट हो जाती है, रुक जाती है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस, दैट इज नोन एज द टर्मिनेशन या फिर हिंदी में कहा जाता है अ, समापन। तो एक बार ये 4 स्टेप जो डीएनए रेप्लिकेशन के हैं इनको नोट करेंगे और उसके बाद में इनकी डिटेल देखते हैं कि किस स्टेप के अंदर कौन-सी प्रोसेस जो है वो देखी जाती है। तो प्रतिकृतिकरण के चरण में 4 स्टेप्स हम लोगों को याद रखने हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर 4 स्टेप्स हम लोगों को याद रखने हैं। पहला हो जाएगा रेप्लिकेशन फोक बनानी पड़ेगी आपको, यानी प्रतिकृति द्विशाख का निर्माण करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में आपका इनिशिएशन हो जाएगा, यानी रेप्लिकेशन की प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी।
थर्ड स्टेप में आपको इलॉन्गेशन करना है, मतलब जो आपने प्राइमर जोड़ा था, अब उसको बोलो कि आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ दें, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों को जब जोड़ दिया जाएगा तो इलॉन्गेशन की प्रोसेस हो जाएगी, डीएनए का नया सूत्र बन जाएगा और जैसे ही मुझे लगता है कि पुराना पुराना जो हमारा टेम्पलेट था यानी ओल्डर वन जो हमारा टेम्पलेट था, उसके एज़ इट इज़ मैंने कॉपी बना ली है, तो जैसे ही एग्ज़ैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन हो जाएगा डीएनए की, तो वहाँ पर मैं प्रोसेस को टर्मिनेट कर दूँगी, समाप्त कर दूँगी और समाप्त करते टाइम पर भी हमारे कुछ स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं जो कहीं न कहीं टर्मिनेशन की प्रोसेस को या डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं यानी रोक देते हैं। तो 4 स्टेप में से पहला स्टेप जो है वो है हमारा रेप्लिकेशन फ़ोर्क का फॉर्मेशन करना। इधर आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फ़ोर्क, फिर हो जाएगा इनिशिएशन, फिर हो जाएगा एलोंगेशन और फिर हो जाएगा आपका टर्मिनेशन। तो पहला जो स्टेप है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फ़ोर्क, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फ़ोर्क, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फ़ोर्क, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फ़ोर्क। हिंदी में कहेंगे प्रतिकृति द्विशाख का निर्माण, प्रतिकृति द्विशाख का निर्माण, प्रतिकृति द्विशाख का निर्माण, प्रतिकृति द्विशाख का निर्माण। ठीक है, वैसे फ़ोर्क जो है, वो फ़ोर्क का मतलब है वो मैगी खाने वाली जो चम्मच होती है, जिसे काँटा भी हम लोग कहते हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं हम रेप्लिकेशन फ़ोर्क। क्या मतलब है वो अभी पता चल जाएगा। बेसिकली ये जो होता है ये डीएनए रेप्लिकेशन का पहला स्टेप होता है। अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन फ़ोर्क का फॉर्मेशन नहीं करते या डीएनए रेप्लिकेशन फ़ोर्क अगर नहीं बनती है, तो उससे आगे की जो स्टेप्स हैं यानी इनिशिएशन है, एलोंगेशन है और टर्मिनेशन है, ये भी आपको डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, फ़ोर्क का फ़ॉर्मेशन कैसे होता है वो ध्यान देंगे। पहली बात तो अगर मैं डीएनए की बात करती हूँ, ठीक है? अगर मैं डीएनए की बात करती हूँ, तो मैं डीएनए को कुछ इस तरीके से बनाना चाहूँगी। ये वाला जो डायरेक्शन है इसको मान लेते हैं हम 3 प्राइम कर देते हैं और ये वाला जो है उसको हम क्या कर देंगे 5 प्राइम जो है वो कर देते हैं। तो डीएनए के यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेज़ेंट होते हैं। यहाँ पर ये हमारे डीएनए के हाइड्रोजन बंध उपस्थित हैं, ठीक है? अब अगर मैं नीचे की बात करती हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद में डीएनए जो है वो इस तरीके से ओपन हो जाता है, ठीक है? मतलब डीएनए की जो डबल हेलिकल स्पाइरल फॉर्म में या फिर जो स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, सीढ़ीनुमा संरचना होती है, वो सीढ़ीनुमा संरचना जो है वो खुल जाती है और डीएनए की जब सीढ़ीनुमा संरचना खुलेगी, तो वो संरचना ही टेम्पलेट की तरह काम करेगी, यानी टेम्पलेट की तरह फंक्शन जो है वो दिखाएगी और जैसे ही डीएनए का फंक्शन मैं बोलूँगी टेम्पलेट के फॉर्म में फंक्शन होगा तो वहाँ पर न्यू स्ट्रैंड का क्या होगा रेस्पेक्टिवली फॉर्मेशन होगा। तो अगर इसका डायरेक्शन 3 प्राइम है तो इस वाले का 5 प्राइम कर देते हैं। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं और अगर उसका डायरेक्शन जो था वो 5 प्राइम था तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा 3 प्राइम क्योंकि ये डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेज़ेंट था, द्विसूत्री संरचना में उपस्थित था। हमने कुछ नहीं किया, हमने हेलिकेज़ एंजाइम की सहायता से डीएनए के दोनों सूत्रों के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ दिया। इंग्लिश वाले बच्चे सुनेंगे। अगर मैं यहाँ पर रेप्लिकेशन फ़ोर्क की बात करती हूँ, तो रेप्लिकेशन फ़ोर्क में हमने और कुछ नहीं किया। रेप्लिकेशन फ़ोर्क में जो नाइट्रोजन बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे, उनको हमने हेलिकेज़ एंजाइम की सहायता से तोड़ दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है। साथ में आपको बोला था कि यहीं पर अगर मैं बोल सकती हूँ प्रोकैरियोट में ये काम हो रहा है, तो कहीं न कहीं एक और एंजाइम जिसे टोपो आइसोमेरेज़ कहते हैं, वो टोपो आइसोमेरेज़ एंजाइम जो है वो ये भी रेगुलेट करेगा, ये भी नियंत्रित करेगा कि ये जो डीएनए ओपन हुआ है इसकी दोबारा से रिकॉइलिंग या फिर मैं बोल सकती हूँ पुनः कुंडलन जो है वो ना हो क्योंकि सुपर कॉइलिंग को खोलने का काम जो है वो टोपोआइसोमेरेज़ एंजाइम ने किया था। तो वो ये भी रेगुलेट करता है कि एक तो पहली बात ये डीएनए जब ओपन हुआ है तो अब इसमें वापस कुंडलन नहीं हो जाए। इसके सिंगल स्ट्रैंड में कुंडलन यानी सिंगल स्ट्रैंड में कॉइलिंग नहीं हो जाए और दूसरा इसमें ये भी याद रखना है कि जैसे ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलते हैं तो टोपोआइसोमेरेज़ जो है वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर को बनाए रखने का क्या करता है काम करता है। अब कल की क्लास में भी मैंने बताया था और दोबारा मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि हमारी रेप्लिकेशन फ़ोर्क का फ़ॉर्मेशन हुआ। रेप्लिकेशन फ़ोर्क के फ़ॉर्मेशन में हेलिकेज़ एंजाइम रेप्लिकेशन फ़ोर्क के फ़ॉर्मेशन में हेलिकेज़ एंजाइम नाइट्रोजन शार्कों के मध्य उपस्थित नाइट्रोजन शार्कों के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को क्या कर देता है? तोड़ देता है। नाइट्रोजन शार्कों के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को क्या करता है? तोड़ देता है, ठीक है? और जैसे ही हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देगा, हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देता है, जैसे ही ये हाइड्रोजन बंध टूटेंगे, तो उस कंडीशन में मैं बोल सकती हूँ आपका कहीं न कहीं डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर में
क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी के लिए तो केवल इतना याद रखना है कि ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये जो आपको वी शेप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली जो वी शेप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसी को हम रेप्लिकेशन फोक के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो एक बार तो ये डायग्राम बनाएँगे रेप्लिकेशन फोक का और फिर इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो ओपन स्ट्रक्चर दिख रही है वी शेप की, इसी को हम रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। रेप्लिकेशन फोक के नाम से जानते हैं। ओपन स्ट्रक्चर ही रेप्लिकेशन फोक है, यानी प्रतिकृति द्विशाख है। चलिए, पहला पॉइंट नोट करेंगे। डीएनए प्रतिकृतिकरण प्रारंभ करने से पहले डीएनए प्रतिकृतिकरण डीएनए प्रतिकृतिकरण प्रारंभ करने से पहले प्रारंभ करने से पहले प्रारंभ करने से पहले प्रतिकृति द्विशाख का निर्माण प्रतिकृति द्विशाख यानी रेप्लिकेशन फोक प्रतिकृति द्विशाख का निर्माण प्रतिकृति द्विशाख का निर्माण करना होता है या करना पड़ता है या डायरेक्टली होता है, निर्माण होता है। बिफोर द बिफोर द बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन 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 डीएनए रेप्लिकेशन replication fork is formed replication fork is formed replication fork is formed replication fork is formed अच्छा, रेप्लिकेशन फोक में होगा क्या? रेप्लिकेशन फोक में होगा क्या? रेप्लिकेशन फोक में करना कुछ नहीं है। रेप्लिकेशन फोक में आपको डीएनए की जो द्विसूत्री संरचना है, उसको सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में खोलना होता है। तो प्रतिकृति द्विशाख में प्रतिकृति द्विशाख में प्रतिकृति द्विशाख में डीएनए की प्रतिकृति द्विशाख में डीएनए की द्विसूत्री संरचना को डीएनए की द्विसूत्री संरचना को डीएनए की द्विसूत्री संरचना को एकल सूत्री संरचना में डीएनए की द्विसूत्री संरचना को एकल सूत्री संरचना में एकल सूत्री संरचना में खोला जाता है एकल सूत्री संरचना में खोला जाता है खोला जाता है in replication fork condition in replication fork condition in replication fork condition double helical structure of dna 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 get opened in double helical structure of dna get opened in get opened in single strand dna get opened in single strand dna ठीक है। यह कार्य मुख्यतः यह कार्य मुख्यतः यह कार्य मुख्यतः हेलिकेज एंजाइम की सहायता से यह कार्य मुख्यतः हेलिकेज एंजाइम की सहायता से हेलिकेज एंजाइम की सहायता से हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के फलस्वरूप हेलिकेज एंजाइम की सहायता से हाइड्रोजन बंधों को हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के फलस्वरूप हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के फलस्वरूप तोड़ने के फलस्वरूप होता है तोड़ने के फलस्वरूप होता है होता है फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क आकर formation of replication fork occur
ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज एंजाइम, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज एंजाइम, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज एंजाइम, बिकॉज हेलिकेज एंजाइम, बिकॉज हेलिकेज एंजाइम, because helicase enzyme break down the, because helicase enzyme break down the hydrogen bonds, 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 hydrogen bond, और डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर में टूट जाती है। ठीक है, आगे रेप्लिकेशन फोक वाले स्थल पर, रेप्लिकेशन फोक वाले स्थल पर यानी प्रतिकृति द्विशाख की बात कर रहे हैं हम, प्रतिकृति द्विशाख वाले स्थल स्थल पर, प्रतिकृति द्विशाख वाले स्तर पर, द्विशाख वाले स्थल पर विशिष्ट कोड या कोडिंग क्षेत्र पर, विशिष्ट कोडिंग क्षेत्र, विशिष्ट कोडिंग क्षेत्र उपस्थित होते हैं, विशिष्ट कोडिंग क्षेत्र उपस्थित होते हैं, विशिष्ट कोडिंग क्षेत्र उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, विशिष्ट कोडिंग क्षेत्र उपस्थित होते हैं, तथा ये क्षेत्र, तथा ये क्षेत्र, कोडिंग क्षेत्र की बात करें, तथा ये क्षेत्र एडेनिन तथा थाइमिन, क्योंकि जहाँ एडेनिन होगा वहाँ थाइमिन भी होगा, तो एडेनिन तथा थाइमिन, थाइमिन से, एडेनिन तथा थाइमिन से समृद्ध होते हैं, एडेनिन तथा थाइमिन से समृद्ध होते हैं, समृद्ध होते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन फोक बनेगी, जहाँ पर प्रतिकृति द्विशाख का फॉर्मेशन होगा, प्रतिकृति द्विशाख बनेगी, रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन होगा, उस रेप्लिकेशन फोक वाले रीजन पे ही कुछ मैं बोल सकती हूँ स्पेसिफिक कोडिंग रीजन्स होते हैं, विशिष्ट कोडिंग क्षेत्र होते हैं, और ये स्पेसिफिक कोडिंग जो रीजन्स होते हैं दे आर रिच इन एडेनिन एंड थाइमिन, मतलब इन रीजन्स पे एडेनिन और थाइमिन का अनुपात आपको बाकी डीएनए के अंदर एडेनिन और थाइमिन के अनुपात से ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो रीज़न होते हैं ये एडेनिन और थाइमिन क्या होते हैं, रिच होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे स्पेसिफिक कोडिंग रीजन्स आर प्रेजेंट ऑन, स्पेसिफिक कोडिंग रीजन्स आर प्रेजेंट ऑन, स्पेसिफिक कोडिंग रीजन्स आर प्रेजेंट ऑन replication fork, replication fork, replication fork, which are, which are, which are rich in, which are rich in, which are rich in adenine and thymine, which are rich in adenine and thymine, एडेनिन और थाइमिन इन क्षेत्रों में ज्यादा होगा। इन्वर्टेड कोमा में एक इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे, ये विशिष्ट कोडिंग क्षेत्र, ये विशिष्ट कोडिंग क्षेत्र, ये विशिष्ट कोडिंग क्षेत्र, ये विशिष्ट कोडिंग क्षेत्र, कोडिंग क्षेत्र प्रतिकृति स्थल, प्रतिकृति स्थल, प्रतिकृति स्थल, जिसको इंग्लिश में ओराइसी, ओराइसी या फिर ओराई रीजन भी कहते हैं। ओराई मतलब ओरिजिन की मैं बात कर रही हूँ, ओराई ओरिजन रीजन जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा कहलाते हैं। ये विशिष्ट कोडिंग क्षेत्र प्रतिकृति स्थल या ओराइसी कहलाते हैं, कहलाते हैं, तथा ये वह स्थल होते हैं, तथा ये वह स्थल होते हैं, वह स्थल होते हैं जहाँ से, वह स्थल होते हैं जहाँ से डीएनए प्रतिकृतिकरण, वह स्थल होते हैं जहाँ से डीएनए प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, जहाँ से डीएनए प्रतिकृतिकरण यानी डीएनए रेप्लिकेशन
प्रारंभ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है? इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे। These specific coding reasons, these specific coding reasons, these specific coding reason, specific coding reason, these specific coding reasons known as these specific coding reason known as ORIC, 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 where where replication process get started, where replication where replication process get started, where replication process get started, where replication process get started, ठीक है? इतनी बात हमने कर ली, तो एक पॉइंट और याद रखेंगे। अगर मैं इस रेप्लिकेशन फोक की बात करती हूँ, अगर मैं रेप्लिकेशन फोक की बात करती हूँ, तो रेप्लिकेशन फोक जो होता है, रेप्लिकेशन फोक जो होता है, वो कहीं न कहीं क्या करता है, मैं बोल सकती हूँ द्विदिशात्मक होता है। द्विदिशात्मक मतलब एक ही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन नहीं होता। रेप्लिकेशन फोक जो बनती है, प्रतिकृति द्विशाख जो बनती है, एक कृति द्विशाख की दिशा अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, तो दूसरे वाले प्रतिकृति द्विशाख मतलब 2 हमें उसके मैं बोल सकती हूँ ब्रांचेस दिखाई दे रही थी, 2 शाखाएँ दिखाई दे रही थी। तो एक की दिशा अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, तो दूसरे वाले की दिशा जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। तो ये पॉइंट भी मेंशन करेंगे। प्रतिकृति द्विशाख का निर्माण, प्रतिकृति द्विशाख, प्रतिकृति द्विशाख द्विदिशात्मक होता है, द्विदिशात्मक होता है। प्रतिकृति द्विशाख द्विदिशात्मक, इंग्लिश में बाई डायरेक्शनल, द्विदिशात्मक यानी बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। और बाई डायरेक्शनल का मतलब अगली स्क्रीन पे बताएंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन उससे पहले इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे, रेप्लिकेशन फोक इज रेप्लिकेशन फोक इज रेप्लिकेशन फोक इज बाई डायरेक्शनल, रेप्लिकेशन फोक इज बाई डायरेक्शनल, रेप्लिकेशन फोक इज बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? तो लिखेंगे रेप्लिकेशन फोक की एक दिशा, रेप्लिकेशन फोक की रेप्लिकेशन फोक की एक दिशा, एक दिशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, जबकि जबकि दूसरी दिशा, जबकि दूसरी दिशा, जबकि दूसरी दिशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, जबकि दूसरी दिशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, होती है। वन डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोक, वन डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोक, वन डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोक is 5 prime to 3 prime, is 5 prime to 3 prime, is 5 prime to 3 prime, while the while the while the another direction of replication fork is while the another direction of replication fork is while the another direction of replication fork is 3 prime to 5 prime, 3 prime to 5 prime, ठीक है? अब इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे, ये हमने डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े, डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस के, रेप्लिकेशन फोक बना दिया। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रही हूँ, ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। अभी इन हाइड्रोजन बॉन्डों को नहीं तोड़ा। अच्छा एक बात और, कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उस टाइम पर डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो एक साथ में ओपन नहीं होती, क्योंकि डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को ओपन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है।
तो इतनी एनर्जी एक साथ में अवेलेबल नहीं होती, इसी वजह से डीएनए एक साथ पूरा नहीं खुलता। डीएनए जैसे-जैसे रेप्लिकेशन फ़ोर्क आगे की ओर बढ़ता है, जैसे-जैसे डीएनए प्रतिकृतिकरण या प्रतिकृति द्विशाख आगे की ओर बढ़ता है, तो डीएनए जो है हेलिकेज़ एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते चले जाते हैं और इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड लास्ट में क्या हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर मैं बात करती हूँ रेप्लिकेशन के टाइम पर, दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रैंड में, दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, वो कभी भी एक-दूसरे से एक साथ जो है वो सेपरेट नहीं होते, यानी एक-दूसरे से एक साथ में अलग नहीं होते। यहाँ पर मैंने बोला था इसका डायरेक्शन अगर मैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम रखती हूँ, तो दूसरे वाले का जो डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पर सामने, वो हो जाएगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ पर नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना है। मान के चलते हैं हम यहाँ पर नया डीएनए स्ट्रैंड बना रहे हैं। तो एक स्ट्रैंड यहाँ भी, एक स्ट्रैंड यहाँ भी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात करती हूँ, तो पहले तो प्राइमर जुड़ जाएगा, वो तो याद ही रखना है। लेकिन प्राइमर जुड़ेगा तो उसके बाद में पॉलीमरेज़ एंजाइम जो है वो सक्रिय होगा। यानी आफ्टर द एडिशन ऑफ प्राइमर, पॉलीमरेज़ एंजाइम गेट एक्टिव, पॉलीमरेज़ एंजाइम जो है वो सक्रिय हो जाता है। लेकिन पॉलीमरेज़ एंजाइम के लिए मैंने आपको बोला था कि पॉलीमरेज़ एंजाइम तभी सक्रिय रहेगा जब उसको दिशा मिलेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब पहले इस वाले स्ट्रैंड को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करती हूँ, ठीक है? दोनों को मैं रिमूव करके दोबारा से बनाती हूँ। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करती हूँ, इस तरीके से नया स्ट्रैंड बनाती हूँ, तो नए स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन रहता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहता है, यानी डायरेक्शन जो है पॉलीमरेज़ एंजाइम के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है। पॉलीमरेज़ एंजाइम को जो दिशा चाहिए थी 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, वो एग्ज़ैक्टली उसको मिल रही है। तो इस डायरेक्शन में तो हमारा जो डीएनए बन रहा है, नया वाला जिसको हमने ब्लू कलर से दिखाया है, वो आराम से बनता चला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर डीएनए जो है वो कंटीन्यूअसली बनता है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए कंटीन्यूअसली बनता है, इसी वजह से इसको हम कंटीन्यूअस स्ट्रैंड कंटीन्यूअस स्ट्रैंड या फिर हिंदी में सतत खंड के नाम से जानते हैं। सतत सूत्र भी बोल सकते हैं, सतत सूत्र। और जो सतत सूत्र होता है उसी को साइंस की भाषा में लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं। सतत सूत्र बोल देंगे क्योंकि कंटीन्यूअसली बन रहा है इसलिए कंटीन्यूअस स्ट्रैंड कह दिया। और जो स्ट्रैंड कंटीन्यूअस नए डीएनए का फॉर्मेशन करता है उसी को हम लीडिंग स्ट्रैंड या फिर लीडिंग स्ट्रैंड लिख लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं या फिर हिंदी में कहेंगे सतत सूत्र, ठीक है? चलो, अब अगर मैं दूसरे की बात करती हूँ, अगर मैं इस वाले साइड की बात करती हूँ, यानी इस वाले स्ट्रैंड की बात करती हूँ, तो जब मैं इस डायरेक्शन में न्यू डीएनए के फॉर्मेशन की बात करती हूँ, तो ऑलरेडी पुराने वाले का जो डायरेक्शन है, पुराने वाले सूत्र का जो डायरेक्शन है, यानी पुराने वाले स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन है, वो हमारा क्या है? मैं बोल सकती हूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो इसके सामने जो स्ट्रैंड बनेगा उसका डायरेक्शन हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसको डायरेक्शन मिलेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मैंने आपको बोला था पॉलीमरेज़ एंजाइम हमेशा तभी काम करेगा जब उसको डायरेक्शन मिलेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमने कहा ठीक है तुम्हें करना तो है ही, रेप्लिकेशन प्रोसेस है, क्योंकि कल की क्लास में ही हमने देखा था कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो उस टाइम पर डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर आपको दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड है, आपके दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो है को कहीं न कहीं आपको क्या करना है, टेम्पलेट के रूप में काम में लेना है, यानी दोनों स्ट्रैंड से आपको नए 2 स्ट्रैंड जो है वो बनाने हैं। अगर आपको ये प्रोसेस दिखानी है, अगर आपको इस वाली कंडीशन में ये प्रोसेस दिखानी है, तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, हमने बोला कि तुम कंटीन्यूअसली नीचे से ऊपर की ओर तो नया स्ट्रैंड नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे की ओर मैं बोल सकती हूँ डीएनए का फॉर्मेशन करते हो, तो आपका डायरेक्शन हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब नीचे से ऊपर नहीं बना रहे आप, ऊपर से नीचे की तरफ छोटे-छोटे जीन सेगमेंट बना रहे हो। ये छोटे-छोटे जीन सेगमेंट जो हैं, मतलब एक ऐसे बनेगा फिर वापस से ऐसे बनेगा। ये छोटे-छोटे जीन सेगमेंट जो बना रही हूँ मैं, इन्हीं को हम ओकाज़की फ्रैगमेंट कहते हैं। इन्हीं को हम ओकाज़की फ्रैगमेंट कहते हैं और ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को ही मैं बोलूँगी जोड़ने का काम जो है, वो लाइगेज़ एंजाइम करता है। मतलब आप एक जगह पर तो डीएनए को कंटीन्यूअस बना सकते हो, जबकि दूसरे वाली कंडीशन में आप डीएनए को नया जो डीएनए बना रहे हो, उसको कंटीन्यूअसली नहीं बना पा रहे हो और अगर आप उसको कंटीन्यूअसली नहीं बना पा रहे, तो आप डीएनए के छोटे-छोटे सेगमेंट्स बना रहे हो, डीएनए के छोटे-छोटे सेगमेंट्स बना रहे हो और ये जो डीएनए के छोटे-छोटे सेगमेंट्स बनते हैं, इन्हीं को मैं बोल सकती हूँ, आप क्या बोलते हो? ओकाज़की खंड बोलते हो।
अब एक बात ये क्योंकि क्योंकि वहाँ पर तो पॉलीमरेज़ को अच्छे से डायरेक्शन मिल गया था। 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमरेज़ एंजाइम काम कर पा रहा था। तो ठीक है, जो स्ट्रैंड बना वो कंटीन्यूअस बना। यहाँ पर हमारा जो स्ट्रैंड है वो कंटीन्यूअस नहीं बन पा रहा। जो स्ट्रैंड बन रहा है वो छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में बन रहा है और क्योंकि ये छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में बनता है, इसी वजह से इसको हम डिसकंटीन्यूअस इसी वजह से इसको हम डिसकंटीन्यूअस या फिर हिंदी में असतत खंड के नाम से या असतत सूत्र के नाम से जानते हैं और जो असतत सूत्र होता है इसी को साइंस की भाषा में लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। एक को हमने लीडिंग स्ट्रैंड कहा और दूसरे को हमने लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो नाम दे दिया। आपसे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में ये पूछ सकता है कि ओकाजाकी खंडों का निर्माण कौन-सा डीएनए का सूत्र करता है? तो आपका आंसर वहाँ पर होगा ओकाजाकी खंडों का निर्माण जो है वो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड करता है, जो हमारा डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड होता है क्योंकि वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज़ को डायरेक्टली डायरेक्शन नहीं मिल पाता, सीधा 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो उल्टी दिशा में रेप्लिकेशन हो रहा है, छोटे-छोटे डीएनए के सेगमेंट बन रहे हैं, इसी वजह से इसको हम डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड या फिर असतत मैं बोल सकती हूँ सूत्र के नाम से जानते हैं। इतनी जब बातें कर ली हमने तो एक बात और यहीं पर समझ लेंगे फिर हम नोट डाउन कर लेंगे। मैंने आपको लाइगेज़ एंजाइम बताया था। लाइगेज़ एंजाइम का काम और कुछ नहीं है, लाइगेज़ एंजाइम इन खंडों को आपस में इस तरीके से जोड़ देता है और लास्ट में फाइनल मुझे इस तरीके से यहाँ पर भी एक नया सूत्र जो है वो बना हुआ दिखाई देगा। तो डायग्राम तो पहले हमने ड्रॉ किया था, उसी में ये सारे पॉइंट जो है वो भी जल्दी से क्या करेंगे मेंशन करेंगे। एक है लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा है लैगिंग स्ट्रैंड। एक है लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा है लैगिंग स्ट्रैंड। जहाँ पर डीएनए का न्यू जो स्ट्रैंड बन रहा है वो कंटिन्यूअसली बन रहा है, उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जहाँ पर छोटे-छोटे फ्रैगमेंट की फॉर्म में बन रहा है, जहाँ पर छोटे खंडों के रूप में बन रहा है, वो वाला स्ट्रैंड जो है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है, जिसे हिंदी में हम असतत सूत्र के नाम से जानते हैं। असतत सूत्र हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे और साइंस की भाषा में उसी को हम लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। जबकि जो स्ट्रैंड हमारा कंटिन्यूअसली बनेगा उसको हम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे या फिर साइंस की भाषा में उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है? इतनी जब हमने बात कर ली तो हमारा रेप्लिकेशन फ़ोर्क बन चुका। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं वो हमें पता चल गए, लेकिन इनकी थ्योरी लिखेंगे और फिर आगे जो है हम बात करते हैं। ठीक है? चलिए, डीएनए का वह सूत्र डीएनए का वह सूत्र वह सूत्र जिसका संश्लेषण जिसका संश्लेषण जिसका संश्लेषण सतत रूप से होता है, जिसका संश्लेषण सतत मतलब कंटिन्यूअसली होता है, जिसका फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली होता है। तो जिसका संश्लेषण सतत रूप से होता है, उसे सतत रूप से होता है, उसे उसे सतत सूत्र उसे सतत सूत्र सतत सूत्र लेकिन इससे इम्पोर्टेंट इसका साइंस वाला नाम है जिसको आप लोग लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हो। तो सतत सूत्र या लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। सतत सूत्र कहलाता है या लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। अगर आपसे पूछेगा लीडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होता है तो याद रखना लीडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा क्योंकि इस दिशा में पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो कंटिन्यूअसली सक्रिय रहता है। लगातार जो है मैं बोल सकती हूँ सक्रिय रहेगा, कंटिन्यूअसली एक्टिव रहेगा। तो कंटिन्यूअसली एक्टिव रहेगा तो न्यू वन जो हमारा डीएनए बन रहा है वो कंटिन्यूअसली बनता रहता है। ठीक है? तो एक तो हो गया हमारा एक स्ट्रैंड जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे स्ट्रैंड ऑफ डीएनए
strand of DNA which get continuously synthesized, which get continuously synthesized, strand of DNA which get continuously synthesized, which get continuously synthesized, known as, known as, known as continuous strand, known as continuous strand, known as continuous strand, और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड के नीचे ही लिखेंगे ऑल्सो नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, ऑल्सो नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, ऑल्सो नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, ऑल्सो नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, डायरेक्शन लिखेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, डायरेक्शन जो है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। चलिए, सेकंड लिखेंगे डीएनए का वह सूत्र, डीएनए का वह सूत्र, डीएनए का वह सूत्र जिसका संश्लेषण, डीएनए का वह सूत्र जिसका संश्लेषण, जिसका संश्लेषण असतत रूप से होता है, जिसका संश्लेषण असतत रूप से होता है, जिसका संश्लेषण असतत रूप से होता है। असतत रूप मतलब डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। ठीक है, असतत रूप से होता है, डिसकंटिन्यूअस रूप से होता है, कहलाएगा आपका असतत खंड। असतत रूप से लिखेंगे होता है, उसको कहेंगे असतत खंड, कहलाएगा आपका असतत खंड। और असतत खंड यानी डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को ही साइंस की भाषा में लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। इसका भी डायरेक्शन याद रखना है। लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है यानी असतत जो सूत्र असतत सूत्र जो होता है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन पूछेगा कि लैगिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन भी क्या होती है, पता ही होनी चाहिए क्योंकि इतनी थ्योरी हमें लिखनी है। ब्रीफली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अच्छे से लिख देते हो। आपको पेजेस बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी में चाहे आपका बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, बायोलॉजी या साइंस का, साइंस स्ट्रीम का कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर आपको पेजेस भरने वाली रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपकी कॉपी के अंदर जितने भी पेजेस हैं 36 पेजेस हैं, 40 पेजेस हैं, जितने भी पेजेस आपकी कॉपी के अंदर है आपको उनको भरने की आवश्यकता नहीं होती। ब्रीफली अगर आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हो, सारी चीज़ों को समझा देते हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ामिनर जो होगा आपकी कॉपी जो चेक करेंगे, वो आपको अच्छे नंबर जो है वो दे देंगे। तो काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट में अगर साइंस को लिखा जाता है, तरीके से आंसर जो है वो किया जाता है, तो आप आराम से अपने अच्छा स्कोर जो है वो बना सकते हो। अगर इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर लैगिंग स्ट्रैंड के डायरेक्शन की बात करते हैं, तो लैगिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। क्योंकि यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कंटिन्यूअसली आप डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम को सक्रिय नहीं रख सकते, और कंटिन्यूअसली अगर आप डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम को सक्रिय नहीं रख सकते, तो वहाँ पर आपको कहीं न कहीं अपोज़िट डायरेक्शन में, है ना? 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो डायरेक्शन है, लेकिन अपोज़िट मैं बोल सकती हूँ डायरेक्शन में आप छोटे-छोटे अगर फ्रैगमेंट बना रहे हो, तो वो आप इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया जो है वो कर सकते हो। तो इसी के साथ में आज का जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का पहला स्टेप था प्रोसेस का, जिसे हम फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क या फिर प्रतिकृति द्विशाख का निर्माण कहते हैं, और एंजाइम भी हमने डिस्कस किए थे। वो सारा वाला ये सारे टॉपिक मिलाकर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का पहला प्रोसेस स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमको इनिशिएशन पढ़ना है यानी आरंभन पढ़ना है, इलॉन्गेशन यानी दीर्घीकरण पढ़ना है, और तीसरा स्टेप जो है वो टर्मिनेशन पढ़ना है, जिसे हिंदी में समापन के नाम से जानते हैं। तो ये सारे स्टेप जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे हम। आज के लिए इतना ही।